ओके, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर? क्वेश्चंस कर रहे थे ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चन। हम लोग को इस क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाता हूं मैं। देयर इज अ ट्रैक लाइक दिस। मैं यहाँ से ट्रैक मान लो ऐसे बनाया, स्मूथ ट्रैक है, फिलहाल मैं कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूँ। एंड अ स्प्रिंग इज कनेक्टेड हियर, ना यहाँ पे एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया, फिलहाल कोई फ्रिक्शन नहीं लिया मैंने। सो आई विल बी मेकिंग अ सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से एक ब्लॉक रिलीज किया, मान लो ये ब्लॉक का मास 2 kg दिया हुआ है। द मास ऑफ ब्लॉक इज गिवन टू अस 2 kg, और ये ब्लॉक यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से 10 मीटर ऊपर से रिलीज किया है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज नोन टू अस। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये इसका स्टिफनेस मान लो मैंने दे दिया, स्टिफनेस इज गिवन, कुछ भी मान लो, लेट मी टेक दिस एज 50 न्यूटन पर मीटर। तो ये जो ब्लॉक यहाँ से गिरेगा बेटा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग। बहुत आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। Find compression in spring in this case. Okay. रूट 80, ठीक, देखते हैं। आ गया? कैसे करोगे? तो लॉजिकल बात है, ये सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो जितना मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे होगा वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे होगा। और मान लो स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय एक्स लेंथ, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि स्प्रिंग यहाँ से एक्स लेंथ से कंप्रेस हो गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हियर वी आर हैविंग व्हाट, यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और काइनेटिक यहाँ का 0 है। जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, सो मैक्सिमम कंप्रेशन पे ब्लॉक थोड़ी देर के लिए रुकेगा और बाद में ये ब्लॉक पीछे आएगा। सो मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, ओके, एंड दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी will get converted into spring potential energy.
कहीं भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं. नाउ एवरीथिंग इज गिवन टू अस. सो मास दिया है 2, ग्रेविटी 10, हाइट भी 10 दिया है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 50 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड दिस एक्स वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. तो ये हो गया 2, this will go this side, so x square we are having is 8, implies जो x आएगा वो 2√2 मीटर आएगा. मेरा तो ये आंसर आ रहा है. चेक द कैलकुलेशन वंस बेटा सब लोग. कौस्तुभ देखो क्या गड़बड़ किया है. श्रावणी आपका भी गलत है, तुम्हारा भी 40 आ रहा था, √40, बट हियर वी आर गेटिंग √8 यानी 2√2. कॉन्सेप्ट सिंपल लगा है. कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी था, वही एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम कंप्रेशन में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. और दोनों ही पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वहां पे भी ब्लॉक रुका हुआ था और यहाँ पे भी कंप्रेशन में भी ब्लॉक रुक गया. बीच में कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा. सो अगर बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इंप्लाइज की एनर्जी का लॉस नहीं होगा, राइट. तो हमने सीधा क्या किया, एनर्जी को बैलेंस कर दिया. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन बनाया था. धीरे धीरे थोड़ा टफ करता जाऊंगा और आज कुछ हम लोग सर्कुलर का भी पार्ट एंटर करेंगे. मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता हूँ, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ. So I have sent one question on WhatsApp. Please discuss it. Okay. Let me see. गौरव अभी भेजा है, कल कभी भेजा था? हाँ, I got the question. क्वेश्चन क्या कह रहा है? A particle of mass initially at rest is acted upon by a force F for a brief interval of time. ये है ना क्वेश्चन गौरव? यस सर. Okay, fine. So क्वेश्चन कह रहा है, सब लोग ट्राई करेंगे. A particle of mass m. So there is a particle of mass m kg initially at rest. So initially वो रेस्ट में था, मतलब initial velocity 0 हो जाएगा. Is acted upon by a variable force F. So इस पे हम एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे, that is equal to F for a brief interval, मतलब थोड़ी देर के लिए लगा रहे, of time t. So for time t. Okay, fine. It begins to move with initial with velocity u after the force stops acting. मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका u दिया हुआ है. जैसे फोर्स खत्म किया ना, फोर्स हटाने के बाद वो ऑब्जेक्ट u से मूव करने लगा. सो पार्टिकल started moving with u meter per second after removing force. After removing force, है ना. फोर्स लगाया t टाइम इंटरवल के लिए और जैसे आपने फोर्स हटा दिया उसके बाद वो ऑब्जेक्ट u से मूव करने लगा, है ना. After f is shown in the graph as shown in the curve is semicircle. अच्छा, सो ऐसा दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है मुझे, फोर्स का ग्राफ दिया हुआ टाइम के साथ, फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है टाइम के साथ. सो हियर दे आर हैविंग फोर्स, इस एक्सिस को लोगों ने टाइम लिया है और ये कह रहा है कि जो ग्राफ है फोर्स और टाइम का नहीं, सेमी सर्कल है. ये सेमी सर्कल ग्राफ है. तो आपसे पूछ रहा है कि u का वैल्यू क्या होगा, फाइंड u. ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ. फाइंड u. एक मिनट, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई रिपीट अगेन. एक पार्टिकल है m kg का, इनिशियली रुका हुआ था, रेस्ट में था. उसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लगने लगा और वो वेरिएबल फोर्स का टाइम के साथ एक ग्राफ दिया हुआ है आपको. तो कह रहा है कि पार्टिकल थोड़ी देर के बाद, t टाइम के बाद, जैसे फोर्स हटा, वो पार्टिकल u मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था. तो u का वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछा गया. एवरीवन गॉट द क्वेश्चन?
अच्छा ठीक ठाक, हाँ अच्छा सवाल है, वो ट्राई करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस इज हियर इज एफ नॉट। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ क्योंकि उसके में आपको मैच करना पड़ेगा। पहला था पाई इंटू एफ नॉट स्क्वायर ओवर 2m। ऑप्शन नंबर बी इज u is equal to pi into t square over 8m. Option number C, u is equal to pi into f naught into t over 4m. And D, we are having f naught into t over 2m. पीयूष का B, स्मृति का C। ओके, गौरव इसका करेक्ट आंसर क्या है? C ना? प्रांजल ऑल्सो C। फाइन, बाकी लोग भी जरा एक बार ट्राई करो। गौरव, गौरव, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सर सॉल्यूशन में डी लिखा गया। डी दे रहा है क्या? यस सर। ओके, देखते हैं। चलो, क्या लॉजिक लगाएंगे आप लोग? लॉजिक क्या लगाएंगे? मुझे न्यूटन्स का सेकंड लॉ से एक इंफॉर्मेशन पता है कि F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। हाँ सी डी होगा, F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। अगर मैं इधर dt को लेकर जाऊं तो इधर dp हो जाएगा, एंड इफ आई एम इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स तो मुझे क्या मिलेगा कि फोर्स और dt का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो मेरा चेंज इन मोमेंटम देगा, है ना? सो द एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ, फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ का एरिया विल गिव अस व्हाट? क्या देगा? फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा? इट विल गिव अस चेंज इन मोमेंटम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, नाउ इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट दिस एरिया? एरिया कैसे निकालिएगा? सोचो। सो लॉजिकल बात है, ये आपका t बाई 2 हो गया, दिस इज f नॉट, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? विल इट बी पाई इंटू एफ नॉट अपॉन 2? टी स्क्वायर बाई 4 भी कर सकते हो बेटा, वो तुमने सिर्फ, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल एक्चुअली पीयूष, समझना एक पॉइंट। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक यहाँ पे एफ नॉट है रेडियस में और इधर से t बाई 2 भी होगा, तो आपको दोनों को काउंट में लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन उस सेम मैच कर रहा है। सो इसका जब आप एरिया निकालोगे कितना हो जाएगा? पाई इंटू एफ नॉट इंटू टी बाई 2। आएगा या नहीं आएगा? चेक करो एक बार कैलकुलेशन ढंग से। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझा देता हूं मैं। फोर्स और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होगा, द एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ विल गिव अस चेंज इन मोमेंटम।
करो फटाफट। सेमी सर्कल, यस, पाई आर स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला बिल्कुल सही है स्मृति, वही होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 जो आप लगा रहे हो ना, दैट विल बी द सेम। लेकिन इस केस में आपके पास दो चीज दिया हुआ है, द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग हियर इज f नॉट, और जो सेकंड चीज दिया है वो t/2, आपको दोनों को काउंट में लेना पड़ेगा। सर पर नीचे 2 आएगा ना, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में 4 आएगा ना। हाँ बिल्कुल, सो ये पूरे एरिया हो गया ना, पाई f नॉट इंटू t/2 इज द एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल। तो ये मुझे आधा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नीचे। तो बेसिकली इसका जब आप एरिया लिखोगे कितना आ जाएगा, पाई f नॉट इंटू t/4 इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू यू, यस राइट। अभी जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से u का रिजल्ट कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू f नॉट इंटू t ओवर 4m, खत्म। सर पर वो ऑप्शन डी बोल रहा है। नहीं, दिस इज द करेक्ट वन, देयर मस्ट बी सम एरर, ऑब्वियस सी बात है। ये सेमी सर्कल, अगर पूरा सर्कल होता तो एरिया कितना हो जाता, पाई इंटू f नॉट इंटू t/2 एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू यू। तो u वहां से आ जाता पाई इंटू f नॉट इंटू t/2 अपॉन 2m। वो तभी होता जब आप पूरा सर्कल में लेते, बट सिंस इट्स अ सेमी सर्कल तो एरिया इसका हाफ हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस ओके, गौरव समझ में आया कॉन्सेप्ट? वो 1/2 कैसे आया फिर से? ये अच्छा, एरिया क्या होता है कंप्लीट सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, एंड सिंस वी आर डीलिंग फॉर हाफ सर्कल तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, विल इट बी पाई आर स्क्वायर बाय 2, यस सर। राइट। सो यहाँ से ये पाई आर स्क्वायर को मैं से भी लिख सकते हैं ना, पाई इंटू r बाई 2 ना, एक r आपका f नॉट है और दूसरा r आपका t/2 है। सो बेसिकली जो एरिया इसका हो जाएगा दैट विल बी पाई इंटू f नॉट इंटू t/2 अपॉन 2, दैट इंप्लाइज पाई इंटू f नॉट इंटू t/4, खत्म। यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सिंपल था। कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैंने कि फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है, फोर्स और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल गिव अस चेंज इन मोमेंटम, वही यूज किया हमने यहाँ। एग्रीड एवरीवन? यस सर। ओके, आगे बढ़ते। गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, सिंपल था। मान लो कि कोई सरफेस ऐसे दिया हुआ है, मेरा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इस पे एक वेज प्लेस कर दिया लाइक दिस। सो ऐसे कुछ रखा हुआ है, ओके, सीरियस आदिति, ओके। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है और इस तरह से मैंने इसको सपोर्ट कर दिया लाइक दिस, ऐसा अरेंजमेंट है। ये एंगल अपने को पता है, सो लेट मी टेक एन, और ये इसका जो सेंटर है ना, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, और इसका सेंटर यहां से 2r हाइट ऊपर है, 2r हाइट ऊपर है। इसका भी मास mkg और इसका भी मास m, सो दिस आल्सो इज हैविंग मास ऑफ mkg और इसका भी मास मान लो mkg ही है, ये एंगल कुछ भी अल्फा मान लेते हैं।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे बताओ जब ये स्फीयर नीचे गिरेगा, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, जब ये स्फीयर नीचे गिरेगा तो ये वेज इधर स्लाइड करेगा या नहीं? आप सोच के देखो, अगर ये छोड़ दूं मैं यहाँ से तो ये स्फीयर किधर गिरेगा? नीचे आएगा ना। अब जैसे ये स्फीयर नीचे आएगा, ये वेज किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। Yes, sir. Yes. आपको वही बताना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन द स्फीयर टचेस ग्राउंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज when sphere touches ground. गौरव, पिछला प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ गया? आर यू क्लियर विद द लास्ट क्वेश्चन? Yes, sir. समझ गए. करिए। ये एनएलएम के साथ वर्क पावर एनर्जी इंक्लूड करके क्वेश्चन है। चलो करूं मैं क्या आ रहा है? देखिए कहानी क्या होगा। अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 2r हाइट ऊपर है। अब ये जब ग्राउंड को टच करेगा, तो जब ये ग्राउंड को टच करेगा मतलब इसका कुछ ज्योमेट्री ऐसा कुछ होगा, है ना। तो जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो इसका सेंटर अब इधर होगा। तो मुझे बताओ इसके सेंटर में यहाँ से 2r से ये सेंटर नीचे r तक चला गया, मतलब इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हो गया? मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होता है, ओके लेट मी सी श्रुति, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होता है उसमें आप h किसका लेते हो? हाइट किसका लेते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास। तो ये स्फीयर के जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, और मान लो इसका वेलोसिटी v1 है एंड दिस इज हैविंग वेलोसिटी ऑफ v2, यही दोनों मुझे निकालना है, v1 एंड v2, राइट। सो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है mg इंटू r, वही कन्वर्ट हो जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी में दोनों ब्लॉक का, और तो कुछ है नहीं। नो पीयूष, वेलोसिटी सेम नहीं होगा, वही हमें देखना है। वी डोंट नो, वेलोसिटी सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम देखते हैं इस केस में क्या वेलोसिटी आएगा, क्योंकि एंगल मुझे दिया नहीं है तो वी कांट जज। तो आप क्या करोगे, सिंपल लॉजिक क्या लगा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है स्फीयर का, वही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। और किसका काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज, इसमें कन्वर्ट हो गया। Are you getting my point? So loss in potential energy of sphere gets converted into the kinetic energy of sphere and kinetic energy of wedge. So mgr is equal to half m v1 square plus half m v2 square, है ना। अभी भी बात बनेगा नहीं क्योंकि दो वेरिएबल है। याद करो मैंने एक कंस्ट्रेंट मोशन सिखाया था तुम्हें, लेट मी सी कौस्तुभ देखते हैं। एक कंस्ट्रेंट मोशन तुम्हें बताया था इफ यू रिमेंबर, एंड दैट इज वेज कंस्ट्रेंट। याद है वेज कंस्ट्रेंट डिस्कस किया था हमने। सो अगर आप वेज कंस्ट्रेंट पे सोचोगे, सो विल हैव टू यूज वेज कंस्ट्रेंट यहाँ पे, क्योंकि दो वेज है रखा हुआ है यहाँ पे, लाइक दिस। ओके लेट मी सी स्मृति, अभी देखो क्या हो रहा है। ये स्फीयर का ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, ये कांटेक्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी v1 नीचे है। सो दिस इज माय v1 हियर, और इसका जो वेलोसिटी है v2, वो वेलोसिटी v2 इज इन दिस डायरेक्शन। सो v2 इधर की तरफ हो गया। सो v1 नीचे, v2 इधर है।
वेज कंस्ट्रेंट में हम क्या करते हैं, फिर रिमेंबर, इसके आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। अगर ये एंगल अल्फा है तो लॉजिकल बात है कि ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और अगर ये अल्फा है, ये 90 है, 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। सो V1 cos अल्फा इधर कंपोनेंट, और इधर V1 का कंपोनेंट हो जाएगा V1 sin अल्फा। एग्जैक्टली सेम वे में इधर कंपोनेंट हो जाएगा V2 cos अल्फा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा V2 sin अल्फा। याद है रिलेशन? मैंने क्या बताया था कि जो वेज कंस्ट्रेंट में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन है, उधर की तरफ दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट सेम होना चाहिए। इंप्लाइज कि V1 cos अल्फा will be equal to V2 sin अल्फा, दोनों कंपोनेंट सेम हो जाएगा। V1 cos अल्फा will be equal to V2 sin अल्फा। हाँ या ना? याद है वेज कंस्ट्रेंट मैंने डिस्कस किया था। वेज कंस्ट्रेंट में यही बात बताया था ना बेटा आपको कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, वो कॉन्टैक्ट सरफेस पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और उस परपेंडिकुलर लाइन में आप दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट तोड़ लो। तो along that perpendicular line both the velocities will have same magnitude, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता तो वो एक के अंदर दूसरा इंटर कर गया रहता, यस सर। राइट। वैष्णवी, वेज कंस्ट्रेंट में क्या था बेटा, इफ रिमेंबर, एक प्रॉब्लम कराया था मैंने आई रोडो बुक का। मैंने बताया था कि वेज कंस्ट्रेंट में आप ऐसे सोच के देखो, इसके ऊपर एक स्फीयर ऐसा रखा हुआ है, ये बगैर वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये दो वेरिएबल है V1 और V2, और एनर्जी से एक ही क्वेश्चन बन रहा है, तो मुझे एक दूसरा इक्वेशन चाहिए ना, और दूसरा इक्वेशन मैं इधर से निकालूंगा वेज कंस्ट्रेंट से। तो देखो ये मेरा वेज है, इंक्लाइंड है, और इसके ऊपर ऐसे मान लो आपका ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। अब समझना वैष्णवी व्हाट आई एम सेइंग, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना बेटा, आप इस पे कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट ऑन दिस कांटेक्ट पॉइंट। आगे इस कांटेक्ट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये जो वेज है वो इधर जा रहा है V1 से, ये जो वेज है ना वो इधर जा रहा है V1 से, सॉरी V2 से, और ये जो स्फीयर का जो पॉइंट है ना वो इधर आ रहा है V1 से। तो स्फीयर का पॉइंट नीचे आ रहा है V1 से, और इंक्लाइन का पॉइंट इधर जा रहा है V2 से। मैंने वेज कंस्ट्रेंट में क्या बताया था कि आप ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, और ये V2 का जो कंपोनेंट होगा इस लाइन पे, और V1 का जो कंपोनेंट होगा इस लाइन पे, दे विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। V2 का कंपोनेंट along this line and V1 का कंपोनेंट along this line should have same magnitude। अगर ये V1 का कंपोनेंट और V2 का कंपोनेंट अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो ये जो वेज है ना, ये जो स्फीयर है ना, वो ये वेज के अंदर घुस जाएगा, इंटर कर जाएगा वो। Am I clear with this? वेज कंस्ट्रेंट में जब भी डिस्कस करोगे ना तो I'll repeat again, for wedge constraint हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, और परपेंडिकुलर लाइन पे दोनों वेलोसिटीज का जो कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर लाइन पे दोनों वेलोसिटीज का जो कंपोनेंट होगा, दे शुड हैव सेम वैल्यू। अगर वो सेम वैल्यू नहीं होल्ड करेगा तो उसके अंदर चला जाएगा। वैष्णवी, इज इट क्लियर नाउ? ओके, हाँ कौस्तुभ अभी सही है तुम्हारा। ओके चलो, सो लेट्स प्रोसीड, इसको आगे देखते हैं। अभी ये इस तरह का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, पूरा कंस्ट्रेंट मोशन इंक्लूड करेगा और एनर्जी के साथ इंक्लूड करके क्वेश्चन बना देगा। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, सो वी हैव टू फाइंड आउट V2। सो V1 कितना हो जाएगा, V2 into sin अल्फा over cos अल्फा, so implies V1 will be equal to V2 into what, tan of अल्फा। ये हो गया। नाउ वी आर हैविंग दिस, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड लनिका। अब ये V1 का वैल्यू आ गया, V1 का वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर दो, कितना आ जाएगा, mgr is equal to half into m, बाहर निकाल दिया, so here it will become V2 square into tan square alpha plus V2 square। so ये m से m cancel हो गया, this will go this side, so 2gr is equal to V2 square bracket tan square alpha plus 1 will be what, sec square alpha, and 1 by sec square alpha is 1 by cos square alpha, so this will go this side। तो कितना आ गया, V2 square is equal to 2gr into cos square alpha।
So from here V2 will be getting is under root of 2gr into cos alpha. करेक्ट. हाँ, sec अल्फा या फिर QC चाहिए तो आप इसको cos अल्फा में कन्वर्ट करें. Once we are having V2, now if I want to have V1, so V1 भी निकाल सकते हैं हम लोग. So V1 is equal to under root 2gr into cos अल्फा, और tan अल्फा को मैंने कन्वर्ट कर दिया sin अल्फा by cos अल्फा, so ये कैंसिल हो जाएगा. So from here the V1 which we are getting is 2gr into what? Sin अल्फा. ऐसे भी लिख सकते. Is it clear? Yes, sir. Okay. सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. सब गुड क्वेश्चन. चाहिए तो स्टार मार्क दे के लिख लो. ये जेई मेंस नीट में ऑब्वियसली नहीं आएगा. फॉर जेई मेंस इट इज इंपॉर्टेंट. कंस्ट्रेंट के साथ वर्क एनर्जी थ्योरम एक और बनाता हूँ. कंस्ट्रेंट के साथ ही वर्क एनर्जी लगाता हूँ. देखो, मान लो थोड़ा अच्छा बनाते हैं. समझना सवाल कैसे बनता है. कंस्ट्रेंट मोशन के साथ एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे. सो यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट है और यहाँ पे मान लो कि एक पुली कनेक्ट किया हुआ है. सो हियर वी आर कनेक्टिंग विद अ पुली. अभी इसके साथ एक और पुली मान लो ऐसे कनेक्टेड है. एक और अरेंजमेंट. और यहां से एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया एंड दिस इज कनेक्टेड. ऐसा अरेंजमेंट है. ठीक. अभी ये जो ब्लॉक है, लेट मी टेक दिस एज ए एंड लेट मी टेक दिस ब्लॉक एज बी. ये ब्लॉक ए का मास दिया 30 kg. सो इसका मास दिया हुआ है 30 kg और ये जो ब्लॉक भी है इसका मास दिया हुआ है 5 kg. इसका मास दिया है 30 kg एंड दिस ब्लॉक इज हैविंग मास ऑफ 5 kg. बराबर. अब मुझे बताओ क्या होगा कंडीशन. इधर की तरफ गिरेगा ना, हेवी ब्लॉक है. आपसे पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक ए. फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक ए in attaining the speed of 2.5 meter per second. Find distance moved by block A to get speed of 2.5 meter per second. करिए. ब्लॉक ए कितना नीचे आएगा जब उसका स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा. ओके. अथर्व.
ओके क्वेश्चन समझ में आ गया? ब्लॉक ए का मास दिया 30 kg और ब्लॉक बी का मास दिया 5 kg। आपसे पूछ रहा है कि बताओ ब्लॉक ए कितना नीचे आएगा जब ब्लॉक ए के पास जो स्पीड होगा दैट विल बी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन। चलो करूं मैं, समझना ये बात कहानी ढंग से। यहाँ का अगर आप टेंशन टी पकड़ लेते हो तो ये भी टी, यहाँ भी टी, तो इसका टेंशन कितना हो जाएगा? 2t होगा या नहीं होगा? इफ द टेंशन हियर इज t, तो ये भी t और यहाँ का भी टेंशन t, सो हियर द टेंशन विल बी ऑफ 2t, राइट? ओके, लेट मी सी प्रणिका, मैं करके देखता हूँ इस बार। सो यहाँ का टेंशन t, तो यहाँ का भी t, यहाँ का भी t, क्योंकि एक ही थ्रेड घूम के जा रहा है तो यहाँ का टेंशन 2t हो जाएगा, बराबर। अब हाँ करेक्ट पीयूष, मान लो कि ये यहाँ से x नीचे आ गया। अभी अगर ये x नीचे आ गया तो ये ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा? तो कैसे करोगे? मान लो ये ब्लॉक वो x डैश ऊपर जा रहा है, सो वी नो कि 2t into x is equal to t into x डैश, ये टेंशन मेथड होता है। सो t कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज x डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? 2x। तो अगर ये ब्लॉक x नीचे शिफ्ट कर रहा है तो ये 5 kg का ब्लॉक ऊपर कितना जाएगा? 2x जाएगा, राइट? और जब इसका वेलोसिटी v होगा 2.5, तो ये वाले ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v डैश, दैट विल बी 2v। अगेन बाय द सेम लॉजिक टेंशन मेथड से करेंगे हम लोग। सो अगर ये ब्लॉक ए x नीचे शिफ्ट कर रहा है तो ये ब्लॉक भी कितना ऊपर जाएगा? 2x। और जब ये ब्लॉक का वेलोसिटी u होगा तो ये ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2v। इफ इट इज v, so it will be 2v। अब सिंस देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स हियर, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स यहाँ एक्ट नहीं हो रहा है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करोगे? तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना? सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लेट मी सी कॉस्ट, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना? सो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हो गया है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन है, सो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है 30 इंटू जी इंटू एक्स। यहाँ लॉस हो गया लेकिन यहाँ गेन हो रहा है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, सो -5 इंटू जी इंटू वॉट? 2x। ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 30 इंटू यू का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू प्लस हाफ इंटू ये ब्लॉक का मास हो गया 5 इंटू वॉट? 2v का स्क्वायर। दिस x वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। कितना हो जाएगा देखिए, 30 इंटू जी इंटू एक्स माइनस 10 इंटू जी इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 30 इंटू 2.5 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर। एग्रीड? सिंपल लॉजिक यूज किया। जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल का लॉस हो गया, और यहाँ पे ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल का गेन हो गया। तो नेट पोटेंशियल का लॉस कितना हो जाएगा? 30g इंटू एक्स माइनस 5g इंटू 2x, एंड दैट विल गेट कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, 20 इंटू जी इंटू एक्स, एक काम करो, कट नहीं करता हूं मैं इसको। सो हाफ को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा? 30, और 25 का स्क्वायर करोगे आएगा 625, मतलब 6.25 प्लस ये 5 और ये 25। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x। कंसेप्ट समझ में आ गया? कंसेप्ट बहुत सिंपल है। लॉजिक क्या यूज करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है।
और बाद में आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर 30 kg का ब्लॉक x नीचे जा रहा है तो 5 kg का ब्लॉक 2x ऊपर जाएगा, और अगर 30 kg के ब्लॉक का वेलोसिटी v है तो 5 kg के ब्लॉक का वेलोसिटी 2v हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. ओके, देख लेना कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है रिजल्ट, वो बन जाएगा। अच्छा, इसको एक लॉजिक से और कर सकते थे, बता सकते हो कैसे कर पाएंगे? एक तो ये मेथड हो गया, और कैसे कर पाएंगे? ओके, 0. कर लूं क्या मैं भी? यहाँ हटाओगे तो ये नीचे आ जाएगा 100। सो देखो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, देखो कितना आ रहा है x का वैल्यू। What the value we are getting? I have taken this question from book only, so let me check the answer. The answer here I am having is 0.796. Is it? .796 आंसर है क्या? आ रहा है सभी का? Wait, I can go with the calculator. So calculator से करके देखते हैं एक बार हम लोग। So 6.25 into 30, so 187.5 plus 125, so 312.5 divided by 400. Yes, तो आंसर आ रहा था 0.7815, 0.78125। तो उसको क्योंकि सिंस मैंने 10 लिया है, अगर 9.8 लेंगे तो 0.79 के आसपास आ जाएगा। ओके, इज इट फाइन? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, इसको और कैसे कर पाएंगे? कुछ और लॉजिक बता सकते हो क्या? ये तो मेथड ये हो गया, और ये सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी अप्रोच है। दिस इज वन मेथड। हाउ वी कैन डू इट बाय अनदर वे? हाँ, करेक्ट। टेल आप एनएलएम से पहले एक्सेलरेशन निकाल दो, और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। सो बाद में आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दो। सो या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देना, क्योंकि टाइम नहीं दिया, v दिया हुआ है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा के सॉल्व कर। देखो मैं सेकंड अप्रोच से करके बताता हूँ। यहाँ का टेंशन 3, सो इक्वेशन लिखोगे अगर, कितना आ जाएगा? 300 माइनस 2t, टेंशन यहाँ पे t था, इज इक्वल टू 30 इंटू एक्सेलरेशन, और ऊपर का इक्वेशन कितना लिखोगे? सो t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a, एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। सो t माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10a, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2t माइनस 100 इज इक्वल टू 20a। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एड दिस टू इक्वेशंस। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को मैंने ऐड करना है। सो ये 2t कैंसिल हो जाएगा, ये इधर से कितना आ जाएगा? 200 इज इक्वल टू 50 इंटू a, आ गया 4। सो फ्रॉम हियर द एक्सेलरेशन व्हिच वी आर गेटिंग इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ रहा है ना एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? अब क्या करोगे आप? वंस वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन, मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल दिया 30 kg वाले ब्लॉक का। सो अब बाद में आप क्या करो? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो v मतलब दिया है 2.5 का होल स्क्वायर, इनिशियली वो रेस से स्टार्ट हुआ है। दिस इज माय मेथड नंबर 2। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू एक्स, यही आपको निकालना है। सो दिस विल बिकम व्हाट? 6.25 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। सो बेसिकली नीचे आ जाएगा 100, और एक और सो 625 जो भी आगे कैलकुलेशन करने के बाद, सो वी कैन गेट फ्रॉम हियर आल्सो। आप यहां से भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है लॉजिक?
सो एक तो मेथड ये है कि आप सिंपली क्या कर लो, यू यूज द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ, आप एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालने के बाद यू टेक द कैलकुलेशन। और दूसरा अप्रोच ये है कि आप सीधा क्या करो, एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, और जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हाँ, मेथड 2 इज मोर इजी ऑफ कोर्स, बट मेथड 2 विल बी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स। मान लो यहाँ पर 2 3 4 थ्रेड हो जाएगा ना, तब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उस केस में आपको एनर्जी कंजर्वेशन से जाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा। देखो, एक मैं तुम्हें बाउंड्री सेट करता हूँ, जब भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाए या जब भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो किसी चैप्टर का हो, रोटेशन का, सर्कुलर का, वर्क पावर एनर्जी का, काइनेमेटिक्स का, किसी भी चैप्टर या सिस्टम का, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए ना, तुम्हारे दिमाग में हमेशा 2 डायमेंशन चलना चाहिए कि या तो ये क्वेश्चन फोर्स के लॉजिक से बनेगा या तो ये क्वेश्चन एनर्जी के लॉजिक से बनेगा। जब भी मैकेनिक का सवाल है ना, ऑलवेज आप 2 डायरेक्शन में सोचो, एक तो फोर्स की वजह से और एक एनर्जी का अप्रोच, राइट? एक फोर्स का अप्रोच और एक एनर्जी का अप्रोच। हाँ, वेट मैं भी दिखा रहा हूँ। 2 डिफरेंट अप्रोच से आप सोचिए, आइदर यू गो बाय द अप्रोच ऑफ फोर्स या फिर यू गो बाय द अप्रोच ऑफ एनर्जी। हमेशा 2 डायमेंशन तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। अब क्या होता है, हर मैकेनिक्स का सवाल दोनों अप्रोच से बनेगा, एनर्जी से भी बनेगा, फोर्स से भी बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी न्यूमेरिकल में फोर्स मेथड ज्यादा इजी होता है और किसी किसी न्यूमेरिकल में एनर्जी मेथड ज्यादा इजी होता है। और वो कैसे सीखोगे आप? तो विथ प्रैक्टिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा जब भी तुम्हारे सामने, मैकेनिक्स छोड़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी सवाल आ जाए तो वो भी या तो फोर्स से बनेगा, वो एनर्जी से बनेगा। जब भी क्वेश्चन आपको दिखे ना, हमेशा सोचो कि क्या इसमें एनर्जी लगाऊं, एनर्जी कंजर्व करूं, या एनर्जी का गेन और लॉस करूं, किसको फोर्स पे सोचूं। समझ गया? जब भी फोर्स वेरिएबल होगा, जब भी इंटीग्रेशन ज्यादा कुछ आएगा, तो आप सोच लेना कि इसको एनर्जी से करना ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। क्लियर? तो अपने दिमाग में एक बाउंड्री सेट कर लो, 2 डिफरेंट अप्रोच, आइदर यू गो बाय द अप्रोच ऑफ फोर्स or you go by the approach of energy. Is it clear? Yes, sir. यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पे 8 हो जाएगा एक्चुअली। सिक्स 625 को 800 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। 625 डिवाइडेड बाय 100, 800। 625 डिवाइडेड बाय 0.7815, से यहाँ से भी एक्स का वैल्यू वही आएगा, 0.78125। चाहिए तो ऐसे करो या फिर यू गो बाय द सेकंड अप्रोच। Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. वैष्णवी क्लियर हो गया स्लाइड? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर थोड़ा पावर का कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो एक सरफेस ऐसा है एंड स्मूथ है, ऑब्वियसली देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, और ऐसे कर्व के आर्क के फॉर्म में है, समथिंग लाइक दिस, और इसके ऊपर चेन प्लेस किया है। सच दैट कि ये एंगल मेरा π/2 है। और ये इसका सेंटर है। चेन का मास m kg ले लो, सो मास ऑफ चेन इज ऑफ m kg। ये रेडियस r ले लिया पूरा, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो चेन को यहाँ से स्लिप करने के लिए छोड़ा, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे ही ये चेन हॉरिजॉन्टल होगा तो इसका क्या वेलोसिटी होगा आपको बताना है। फाइंड वेलोसिटी
when chain becomes horizontal. करिए, जब ये चेन हॉरिजॉन्टल होगा उस समय चेन का क्या वेलोसिटी होगा, ये आपसे पूछा गया है। गेटिंग 20 यार, ठीक है, फिर से वही गलती किया है। पोटेंशियल एनर्जी जो मैं mgh लिखता हूं उसमें h किसका हाइट होता है वैष्णवी? सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है ना। आपने सीधा पोटेंशियल एनर्जी में mgr का लॉस लिख दिया और दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वहां से v निकाल दिया। ओके, Piyush is getting root g यार, ठीक, देखते हैं। तुमने सेंटर ऑफ मास r/2 पे ले लिया आई गेस। चलो देखो, पहली बात तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी में फिर से वही कहानी करेंगे। सबसे पहले जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो आप क्या करो कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो यही काम करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो पहली बात, इसको अगर मैं डायटम बना लेता हूँ तो मैं इसका पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ और वही लॉस हो जाएगा जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? एक काम करो, यहां से थीटा एंगल पे जाओ, यहां से, तो मैं यहां से थीटा एंगल पे जा रहा हूं और यहां से थीटा एंगल पे जाने के बाद एक बहुत छोटा सा डी थीटा का एक एलिमेंट काट लो। इमेजिन करना कैसे एलिमेंट कट कर रहा हूं। सो वर्टिकल से हम थीटा एंगल ऊपर गए, सो फ्रॉम वर्टिकल आप थीटा एंगल ऊपर गए और यहां से थीटा एंगल ऊपर जाने के बाद मैंने एक छोटा सा डी थीटा का एक एलिमेंट काट लिया है, ठीक। तो इसका जो ये आर्क लेंथ होगा वो डीएल कितना हो जाएगा? देखो तुम्हें कंसेप्ट पता होगा कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ से डीएल कितना हो जाएगा? डीएल विल बी इक्वल टू व्हाट? आर इंटू डी थीटा। तो ये जो मेरा आर्क लेंथ है वो आर इंटू डी थीटा हो गया और इसका जो मास हो जाएगा वो हो गया डीएम, मान लेता हूँ। तो मुझे बताओ इस केस में चेन में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके लेट मी सी, कॉन्सेप्ट देखते हैं। चेन में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ के फॉर्म में है कि एरिया के फॉर्म में है कि वॉल्यूम के फॉर्म में? किस फॉर्म में मास डिस्ट्रीब्यूट किया चेन की में? लेंथ में। तो इसका मास कितना हो जाएगा? पहले तो आप मास ग्रेडियंट निकाल दो। सो लैम्डा इज इक्वल टू एम, टोटल पेरीमीटर होता तो 2 पाई आर, आधा होता तो पाई आर और ये आधा का भी आधा है, क्वार्टर सर्कल है, इसका कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 2 implies 2m by pi r. दिस इज योर मास ग्रेडियंट, लैम्डा ये हो गया। नाउ मुझे ये सेक्टर का मास चाहिए dm, तो dm विल बी इक्वल टू व्हाट? लैम्डा इनटू dl। सो दिस इंप्लाइज कि dm कितना हो जाएगा? 2m by pi r into r into d theta. This will get cancelled. So from here dm कितना आ गया? That is equal to 2m by pi into d theta. ये आएगा ना dm? Yes. Okay. Now you see, I have taken this angle as theta. तो अगर आप सोचोगे ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो अगर ये एंगल थीटा है एंड दिस इज माय रेडियस r, तो लॉजिकल बात है ये एंगल ये कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू r cos थीटा? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। ये मेरा r है, दिस एंगल इज थीटा, तो लॉजिकल बात है यहां से लेकर यहां तक मेरा लेंथ जो हो गया वो r cos थीटा हो गया और यहां से लेकर यहां तक ये मेरा कंप्लीट r है। तो ये जो हाइट में ऊपर जा रहा हूं
ये हाइट मेरा h, what will be h here? Will it be equal to r minus r cos theta? होगा? सोच के बताइए। तो ये टोटल r था, दिस इज माय r cos थीटा। सो लॉजिकल बात है कि ये जो हाइट में ऊपर जा रहा हूं दैट इज r माइनस r cos थीटा, राइट। तो अभी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ये मास का लिखो, सो dpe राइट हियर, अगर आप ये मास का पोटेंशियल एनर्जी लिखो कितना हो जाएगा? dm इंटू g इंटू r माइनस r cos थीटा, क्योंकि ये हाइट इतना ही ऊपर है। Agreed? Yes. Now what will happen? That d of potential energy, dm की जगह पे हम प्लेस कर देंगे, what we are getting m by pi into g into r bracket 1 minus cos theta into what? d theta. Sir, 2m by pi. So can you please repeat r minus r cos theta? I got this one. Okay. What I'm saying बेटा कि this is radius r, this angle is theta. So logical बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो height होगा, by using simple trigonometry this will become r cos theta. ये height मेरा r cos theta हो जाएगा। ये complete radius r दिया हुआ है ना, ये पूरा r दिया हुआ है, and this is r cos theta. So logical बात है कि ये जो height होगा from here to here, this height will become what? r minus r cos theta. आएगा या नहीं आएगा? ये r है, ये थीटा है, तो दिस इज r cos थीटा, ये टोटल कंप्लीट r हो गया। तो लॉजिकल बात है कि ये जो हाइट होगा कितना हो जाएगा? r माइनस r cos थीटा। इज इट क्लियर? Sir, dm 2m by pi d theta. 2m by pi d थीटा, हाँ बराबर, अच्छा 2 छूट गया, 2m by pi g d थीटा, dm की जगह। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट एवरीवन? Yes. Now we'll integrate this. So integration of dpe is equal to 2m gr by pi integration of 1 minus of cos theta into what? d theta. बोलो थीटा का लिमिट बोलो। 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. So when we are integrating this कितना आ गया? Potential energy is equal to 2m gr by pi, ये 1 into theta, this will become what? Theta from 0 to pi by 2 minus sin theta का integrate cos theta will become what? Sin theta from 0 to pi by 2. Great, right? So after solving this, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। So after solving this, देखो क्या रिजल्ट है। ये थोड़ा सा टफ हो गया क्वेश्चन, प्रॉपर सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको? पोटेंशियल एनर्जी, फाइन, वेरी गुड। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? 2m gr by pi into थीटा, लिमिट प्लेस कर दोगे, ये आएगा आपका पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, दैट इज 1, है ना। साइन पाई बाय 2 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 1, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे, सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? 2m gr by pi bracket pi minus 2 by 2. So this 2 and 2 will get cancelled. So from here potential energy will become what? कितना आ गया? mgr bracket 1 minus 2 by pi, ये हो गया ना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, mgr bracket 1 minus 2 by pi. Do you agree with this? Yes, sir. Now ये जो potential energy का loss होगा ना, this will get converted into kinetic energy. So basically what we are having कि mgr bracket 1 minus 2 by pi is equal to half mv square. So this m and m will get cancelled, cross multiply कर दिया, 2 gr 1 minus 2 by pi
v स्क्वायर, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 2gr, नहीं नीट में नहीं आएगा, 1 - 2 ये जे ही है, दिस इज आंसर। इज इट क्लियर? Is it clear with this? So the correct answer is, हाँ बोलो ना, very good, very good, so good question, excellent question। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको पहले तो पोटेंशियल एनर्जी ही निकालने नहीं आता है, तो पहले भी तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा आपको ढंग से। वंस वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एनर्जी ना, तभी आप क्या करोगे, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल लो, राइट? और ये क्वेश्चन कराने का मेरा मोटिव क्या था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी में जो h हम लेते हैं दैट इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम डेटम, वो सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है डेटम से। Is it clear? Yes, sir. Okay. दो कॉन्सेप्ट इसमें लास्ट बच गया, वो पढ़ा देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में विल स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन। वर्क पावर एनर्जी का असाइनमेंट सेंड कर दिया था, हैव यू ट्राइड सॉल्विंग दैट? सॉल्व किया सबने वर्क पावर एनर्जी का असाइनमेंट? नहीं किया तो कर लेना सॉल्व, कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछ लेना कमिंग लेक्चर में। ओके, एक कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, और उसके बाद एक लास्ट है पावर का। दिस टू कॉन्सेप्ट्स आर रिमेनिंग। इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? अगर मैं इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है बेटा, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पे जो समेशन ऑफ नेट फोर्स लगेगा दैट शुड बी इक्वल टू 0, या जो इस पे समेशन ऑफ नेट टॉर्क लगेगा वो भी तो 0 होना चाहिए ना, अगर ये रोटेट भी ना करे। और अगर सिर्फ नेट फोर्स 0 है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, और अगर नेट टॉर्क सिर्फ 0 है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये दोनों 0 है तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, राइट? सो इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए, राइट? अच्छा, इसका ये मतलब है क्या, अगर मैं इक्विलिब्रियम बोलूं तो क्या इसका ये भी मतलब है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही ना लगे? नहीं, इक्विलिब्रियम का ये कतई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए। नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट शुड बी 0 इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, या नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी 0 इन इक्विलिब्रियम, राइट? मैं 3 कंडीशन ड्रॉ करता हूं तुम्हारे सामने। सो दीज आर 3 कंडीशंस। एक बार बॉल मैंने यहां प्लेस कर दिया, एक बार बॉल मैंने यहां प्लेस कर दिया, और एक बार बॉल मैंने यहां प्लेस कर दिया। सो 3 डिफरेंट कंडीशंस में मैंने बॉल को प्लेस किया है। अगर आप यहां पे सोचोगे तो इस पे नीचे क्या लग रहा है, mg, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस करेगा, और यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 होगा। अगर मैं इस पोजीशन पे सोचूं तो यहाँ पे भी नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है बेटा, और ऊपर इज एक्टिंग इज नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस mg, और यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 लग रहा है। इफ आई एनालाइज ऑन दिस पॉइंट, अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो यहाँ पे भी क्या एक्ट हो रहा है, नीचे mg लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस mg, और यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 रहेगा। तो मुझे बताओ ये तीनों इक्विलिब्रियम है या नहीं? ऑल 3 आर इक्विलिब्रियम, यस या नो? क्योंकि तीनों ही पॉइंट पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, और इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ही हमने यही पढ़ा था
कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है इंप्लाइज कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी 0 इफ इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली। और अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 लगना चाहिए, और अगर वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो दोनों 0 होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ जो मैंने 3 कंडीशन ड्रॉ किया है, क्या ये तीनों कंडीशन में नेट फोर्स 0 है? यस सर। राइट। अगर ये तीनों कंडीशन में नेट फोर्स 0 है मतलब तीनों ही इक्विलिब्रियम है, लेकिन तीनों इक्विलिब्रियम में कुछ डिफरेंस है। अगर तुम्हें याद हो ये रिलेशन पढ़ा है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये पढ़ा है रिलेशन F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ओके, वेरी गुड। जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा वैष्णवी, नो रिलेशन क्या है, मैंने बताया था कि वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट्स अ नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डिफाइन करते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो नेगेटिव वर्क डन करेगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, F into dx if I'm taking theta as 0 here is equal to what, minus du। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल गया, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो फोर्स इज ऑल्सो रिटन एज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मतलब डी यू बाई डी एक्स जब करोगे तो ये आपको फोर्स दे देगा। वैसे भी समझ में आ गया। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को x के साथ डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को x के साथ डिफरेंशिएट करूं तो भी मुझे फोर्स मिलेगा। माइनस में लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे मेरा नेट फोर्स 0 है तो कैन आई से कि यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स भी 0 होगा, क्योंकि फोर्स 0 है तो डी यू बाई डी एक्स भी 0 होगा। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स है ना। तो अगर ये ऐसा रिलेशन है बेटा, और अगर ये मेरा फोर्स 0 है, इंप्लाइज कि डी यू बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 0। करेक्ट। सो यहाँ पे भी du by dx इज 0 एट दिस पॉइंट ऑल्सो। इधर भी du by dx क्या है मेरा, इधर भी du by dx 0 है। और अगर मैं ये पॉइंट पे सोचूं तो इधर भी मेरा du by dx 0 है। सो तीनों ही पोजीशन पे du by dx तो 0 होगा ही। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप x के साथ डिफरेंशिएट करोगे so that will remain 0 at all the 3 positions, क्योंकि तीनों जगह पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि तीनों ही इक्विलिब्रियम है। तो जहां भी इक्विलिब्रियम होगा वहां नेट फोर्स 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे डी यू बाई डी एक्स 0 होगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। ओके श्रुति, व्हाट आई एम सेइंग कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था श्रुति, दैट नेट फोर्स शुड बी 0। तो मैंने बताया कि यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, और यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ से वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। सो F कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो मुझे बताओ अगर ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे और ये पोजीशन पे बात करूं, ये तीनों पोजीशन पे, तो हर जगह पे नेट फोर्स 0 है। और अगर F नेट 0 है मतलब डी यू बाई डी एक्स यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहा है बात सभी को? ये तीनों है इक्विलिब्रियम। दिस थ्री, du का मतलब हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। du increase means here change in potential energy. Negative of work done by conservative force is equal to change in potential energy. So du stands for change in potential energy here. Are you getting my point, everyone? Yes, sir. Very good. अब मुझे बताओ ये तीनों इक्विलिब्रियम में एक बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जगह पे जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, ऐसा बाजू में खसका दिया स्लाइटली, है मार्क माय वर्ड। और स्लाइटली क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके पीछे लॉजिक है, बाद में बताऊंगा। ये ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो हल्का सा, तो ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा अपने पोजीशन पे कि दूर निकल जाएगा? दूर निकल दूर निकल जाएगा। हाँ, तो
फर्स्ट केस में अगर मैं ऑब्जेक्ट को अपने मिड पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाए, वो दूर निकल गया। अब मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यहां से दूर निकल गया तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? Unstable. ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम ही है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल होगा। फाइन। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों हो रहा है बेटा? सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे है कि ऑब्जेक्ट को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस किया ना, ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाया, वो दूर निकल के चला गया। तो सिंस ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन नहीं कर पा रहा है, इंप्लाइज कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल है, स्टेबल ही नहीं है वो। यहाँ पे चर्चा करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं और डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, ग्राफ प्रॉपर बनाना चाहिए था मुझे। अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, क्या ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन करेगा या नहीं? Yes, sir. तो अगर ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन कर रहा है तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? Stable. स्टेबल है ये। और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया मिड पोजीशन से और छोड़ दिया, वापस आ जाएगा, स्टेबल हो गया। इस पे चलिए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, क्या ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा, दूर जाएगा कि नए पोजीशन पे आकर रुक जाएगा? रुक जाएगा। अगर मैं इस केस में ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ रहा हूँ, स्लाइटली हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा, दूर जाएगा कि इधर ही रुका रहेगा? उधर ही रहेगा। तो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो पहला हो गया अनस्टेबल, सेकेंड वन वाज स्टेबल एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल। मुझे बताओ सोच के, एसएचएम किसके अबाउट होता है? एसएचएम कौन से इक्विलिब्रियम के अबाउट होगा? स्टेबल, अनस्टेबल की न्यूट्रल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, क्योंकि वो मिड पोजीशन पे से आगे जाएगा, फिर वापस आता है, फिर पीछे जाएगा, फिर वापस आएगा, तो उसको मिड पॉइंट पे वापस लौटना है। लेकिन अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होता तो कभी वापस आता ही नहीं मिड पॉइंट की तरफ। और अगर वो कभी वापस नहीं आता मिड पॉइंट की तरफ तो लॉजिकल बात है कि वो एसएचएम कभी होता नहीं, ऑसिलेशन करता नहीं, राइट? तो ऑसिलेशन या एसएचएम जो आप बात करते हो, दैट टेक्स प्लेस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, वेरी गुड कौस्तुभ। समझ में आ गया? लॉजिक बैठना चाहिए, सब रटने वाला चीज नहीं, कंसेप्ट समझना है। एसएचएम में वो मिड पॉइंट से आगे जाएगा, वापस आएगा, तो भैया उसको मिड पॉइंट पे वापस लौटना है, तो मिड पॉइंट पे वापस वो स्टेबल में लौट पाएगा, अनस्टेबल में थोड़ी लौटता है, वो तो दूर निकल के जाएगा, राइट? तो एसएचएम कैनॉट टेक प्लेस अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट विल ऑलवेज टेक प्लेस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। आता हूं कनाद, आई विल जस्ट कम, वेट। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? एसएचएम स्टेबल के अबाउट होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, अब मुझे बताइए, लॉजिक लगाना। दो लड़का है, एक के पास 100 रुपए और एक के पास 10 रुपए है। लॉजिक लगा के बताना। देयर आर टू स्टूडेंट्स या टू बॉयज, वन इज हैविंग 100 रुपीज एंड सेकंड वन इज हैविंग 10 रुपीज। मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, 100 रुपीज वाला या 10 रुपीज वाला? 10 rupees. देखो, थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूँ। देयर आर टू स्टूडेंट्स, समझ ले, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। दो लड़के हैं, एक के पास मान लो 1000 रुपए, एक के पास मान लो 10 रुपए। सो वन स्टूडेंट इज हैविंग 100,000 रुपीज, दूसरे के पास 10 रुपए है। अब जिसके पास 1000 रुपए उसको समझेगा नहीं किधर जाना, मैकडी जाना, पिज्जा हट जाना, किधर जाना, बराबर? तो उसके पास प्लेनिटी ऑफ ऑप्शंस है और वो अनस्टेबल है, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि उसके पास 1000 रुपए है, राइट? सो वो पिज्जा हट भी जा सकता है, डोमिनोज भी जा सकता है, मैकडी भी जा सकता है, तो डिफरेंट ऑप्शंस है उसके पास। एक दूसरा बॉय है जिसके पास 10 रुपए, उसको पता है कि मैं वड़ा पाव के अलावा कहीं जा नहीं सकता। तो मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? 10 rupees.
10 रुपीज, राइट। तो अब मुझे बताइए, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और एक के पास एनर्जी ज्यादा है और एक के पास एनर्जी कम है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Less energy. Less energy. Very good. So in case of unstable equilibrium, potential energy will be maximum. यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में अगर आप बात करोगे, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, एकदम पीक पे है वो। इस कंडीशन में मेरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहाँ पे ये न्यूट्रल है बेचारा, इसके पास कंटिन्यूअसली 10 रुपए ही है, तो वो मेंटेन करके रख रहा है। तो इसके पास यहाँ पे फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। So in case of unstable, potential energy is maximum. In case of stable, potential energy is minimum. And in case of neutral, the potential energy will remain constant. Do I make sense, everyone? Yes, sir. Okay. अच्छा, मैक्सिमा का क्या कंडीशन होता है? d2y by dx स्क्वायर क्या होता है फॉर मैक्सिमा? लेस देन 0 कि ग्रेटर देन 0? तो लॉजिकल बात है कि अगर ये मैक्सिमा है, इसका मतलब कि d2u by dx स्क्वायर दिस शुड बी लेस देन 0, क्योंकि हम अनस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी नेगेटिव। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल? ओके, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इन अ मोशन इन स्पेस विदाउट एनी, इफ देयर इज नो फोर्स, अगर फोर्स ही नहीं है और अगर उसके पास एनर्जी है, आप समझना, फोर्स नहीं है और अगर उसके पास एनर्जी है तो अनस्टेबल है, वो किधर भी जा सकता है। और अगर फोर्स, मान लो स्पेस में ही बात करते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा तो वापस नहीं आएगा ना, वो तो दूर निकल जाएगा। अगर वो दूर निकल गया तो अनस्टेबल, वापस आ गया तो स्टेबल, और अगर मैं थोड़ा आगे डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, अगर उधर ही रुका रह गया तो न्यूट्रल। तो स्पेस में बात करो, अगर आप उसको मिड पॉइंट से आगे शिफ्ट, पहली बात स्पेस में हर पॉइंट मिड पॉइंट होगा। कनाद, आप समझे एक बात व्हाट आई एम सेइंग? स्पेस में हर पॉइंट मिड पॉइंट होगा, और हर पॉइंट मिड पॉइंट क्यों रहेगा? क्योंकि स्पेस में फोर्स ही नहीं लग रहा, तो हर जगह पे नेट फोर्स 0 है, तो एवरी पॉइंट विल बी मिड पॉइंट ओवर देयर। ओके ओके, सृष्टि आ रहा हूं मैं, वेट फॉर सम टाइम। तो ये मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, एंड फॉर दैट d2u by dx स्क्वायर विल बी लेस देन 0। अच्छा, स्टेबल के लिए क्या हो जाएगा? d2u by dx स्क्वायर क्या होना चाहिए? Greater than 0. ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस सी बात है, मिनिमा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बढ़ेगा। और यहाँ पे न्यूट्रल के लिए, क्योंकि du by du कांस्टेंट है, तो इसका डबल डेरिवेटिव दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जनरली जब हम बात करते हैं ना, तो वो सेम सरफेस पे होता है, सेम लेवल पे होता है। कभी भी ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पे हम नहीं करेंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज टेक प्लेस एट द सेम लेवल, लेकिन अनस्टेबल के केस में वो बात नहीं है। फॉर अनस्टेबल द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, एंड मार्क माय वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड अबाउट एब्सोल्यूट मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। यहाँ पे जो आप इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हो ना, इस इक्विलिब्रियम के लिए जो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं लोकल के बारे में सोच रहा हूँ, एब्सोल्यूट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आई एम इंटरेस्टेड विथ लोकल मिनिमास एंड लोकल मैक्सिमास, नॉट विथ एब्सोल्यूट मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। समझ आया पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? जैसे मान लो मैं एक ग्राफ बना के देता हूँ, जस्ट एनालाइज दिस, ये समझना ये बात को। इसके ऊपर क्वेश्चंस करा दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा। मान लो मैं ग्राफ बना के दे रहा हूँ, u और x का ग्राफ, ये ग्राफ बनाया मान लो, इस वाले पॉइंट पे A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D,
मुझे बताओ पॉइंट ए पे अगर मैं चर्चा करूं, तो पॉइंट ए पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल कि अनस्टेबल? Unstable. अनस्टेबल। तो क्या ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है कि लोकल मैक्सिमा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो ये है ना ग्राफ में, सबसे ज्यादा वैल्यू ये होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके आजू बाजू में देखूं, लोकल में देखूं, तो क्या लोकल में ये ए पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू है? Yes, sir. तो मुझे बताओ, जब मैं इक्विलिब्रियम चेक कर रहा हूँ उस कंडीशन में मैं लोकल में देख रहा हूँ कि एब्सोल्यूट देख रहा हूँ? Local. इसलिए मैंने तुम्हें बोला था स्लाइटली डिस्प्लेस करो, थोड़ा डिस्प्लेस करो। आप एसएचएम का जो कंसेप्ट पढ़ोगे ना, सब में देखना, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम मिड पॉइंट एंड देन कैलकुलेट द टाइम पीरियड। स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और उसके पीछे लॉजिक है, कहानी है। ओके फाइन, इसके पीछे कहानी है। हम ऑब्जेक्ट को एसएचएम में स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड विथ लोकल मिनिमास एंड लोकल मैक्सिमास। पता है एसएचएम, जब भी आप एसएचएम पढ़ लिया सबने? नहीं पढ़ा सर। ओके ठीक है, जिसने एसएचएम पढ़ के रखा होगा, तुमने देखा होगा उसमें क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम मिड पॉइंट। क्यों करते हैं, उसके पीछे का एक कहानी है। बिकॉज वी आर डीलिंग विथ लोकल मिनिमास एंड लोकल मैक्सिमास, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड अबाउट द एब्सोल्यूट मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो ये भी मेरा अनस्टेबल होगा। ये क्या है? स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लोकल मिनिमा, देखो आजू बाजू से देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाले से कंपेयर करो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो ये लोकल मिनिमा हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। दिस इज अनस्टेबल। ये क्या है? Unstable. अनस्टेबल। ये क्या है? Stable. ये सब दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। स्लाइटली क्यों करते हैं, लोकल देखते हैं कि एब्सोल्यूट देखते हैं? सो वी आर डीलिंग हियर विथ लोकल मिनिमास एंड लोकल मैक्सिमास। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये सब ये याद रहना चाहिए। मैंने जो असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट में इस इक्विलिब्रियम के ऊपर भी क्वेश्चंस है। 30 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, एक और दूंगा मैं, 30 मोर क्वेश्चंस। सो टोटल 60 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस टॉपिक पे। और जो अगला असाइनमेंट होगा उसमें एनएलएम भी इंक्लूड करेंगे, एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी बोथ इंक्लूड करके करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक। तो 2-3 बातें मैं एक बार यहाँ समराइज कर देता हूँ। अनस्टेबल के लिए जब आप चर्चा करोगे, तो अनस्टेबल के लिए एफ नेट 0 ये तो होना ही चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम है। और अगर एफ नेट 0 होगा तो डी यू बाई डी एक्स भी 0 होगा। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। ये इसका कहानी हो गया। एग्जैक्टली सेम वे में अगर हम स्टेबल के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे भी भैया एफ नेट तो 0 होना ही चाहिए और डी यू बाई डी एक्स भी 0 होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मेरा मिनिमम होना चाहिए इस कंडीशन में। सो अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, इसका मतलब कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी मोर देन 0। और अगर आप चर्चा करो न्यूट्रल के लिए, तो यहाँ पे एफ नेट तो 0 होगा फॉर श्योर। अगर एफ नेट 0 हो गया, इम्प्लाइज कि डी यू बाई डी एक्स भी 0 होगा, ये भी कंफर्म है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और दिस इम्प्लाइज कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। समझ गया ये लॉजिक यहाँ तक? लॉजिक समझ गया यहाँ तक एवरीवन? यस सर। ठीक Yes, sir. ठीक ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे। वर्क पावर एनर्जी का एक और असाइनमेंट आज पोस्ट करूंगा मैं बेटा, और वो आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले डाउट डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे। बाय 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 बेटा।